नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज एक ऐसे ग्लोबल मूवमेंट की कहानी को समझते हैं जिसका जन्म तो हुआ पश्चिम में, लेकिन जिसका दिल आकर धड़का भारत में। यह है थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अनोखा सफर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक सोसाइटी जो न्यूयॉर्क जैसे शहर में शुरू हुई, वो भारत की आध्यात्मिक जमीन से कैसे जुड़ गई? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे, और हमारी पहली मंजिल भारत नहीं बल्कि हजारों मील दूर 19वीं सदी का अमेरिका है। अब हर बड़ी कहानी के पीछे कुछ दिलचस्प लोग होते हैं, है ना? इस मूवमेंट की नींव भी दो ऐसे ही लोगों ने रखी। एक थी मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, जो एक रूसी रहस्यवादी थीं, और दूसरे थे कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट, एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर। इन दोनों का एक कॉमन पैशन था, दुनिया के प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों को समझना, खास तौर पर जो पूर्वी फिलॉसफी में छिपे थे। और इन दोनों ने मिलकर अपने इस जुनून को एक औपचारिक शक्ल दी। साल था 1875। ये वो साल है जहां से हमारी ये कहानी ऑफिशियली शुरू होती है। और जगह थी न्यूयॉर्क शहर। जरा सोचिए, उस वक्त का न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर रोज नए नए आइडियाज और मूवमेंट्स जन्म ले रहे थे। लेकिन कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही सीमित नहीं रही। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही सालों में इस सोसाइटी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसका पूरा फोकस पूरब की तरफ, यानी भारत की तरफ खिंचने लगा। अब ये देखिए, ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ 1875 में न्यूयॉर्क में शुरुआत, और दूसरी तरफ सिर्फ 7 साल बाद 1882 में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? हजारों मील दूर मद्रास के पास अड्यार में। ये सिर्फ ऑफिस बदलना नहीं था, ये तो एक तरह से दिल का बदलना था। ऐसा लगा जैसे सोसाइटी को उसका असली आध्यात्मिक घर मिल गया हो। सोसाइटी तो भारत आ गई, लेकिन कहानी में एक और दमदार किरदार की एंट्री होनी बाकी थी। एक ऐसी शख्सियत जिनके आने से भारत में इस आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल गई। जी हां, बात हो रही है एनी बेसेंट की। तो देखिए, एनी बेसेंट सोसाइटी से जुड़ती हैं 1889 में। लेकिन भारत की जो संस्कृति थी, जो दर्शन था, उसने उन्हें इतना खींचा, इतना प्रभावित किया कि बस 4 साल के अंदर 1893 में वो भारत आ गई। और सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उन्होंने इसी धरती को अपना घर बना लिया। अब भारत आकर एनी बेसेंट ने कई काम किए, लेकिन एक चीज थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी, और वो थी शिक्षा। उन्हें ये बात साफ दिख रही थी कि अगर भारत को फिर से खड़ा करना है तो उसकी नींव शिक्षा से ही मजबूत करनी होगी। और फिर जब को-फाउंडर कर्नल ओल्डकॉट का निधन हुआ, तो समझिए कि आंदोलन की कमान काफी हद तक एनी बेसेंट के हाथों में आ गई, और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी पूरी ऊर्जा भारत के विकास में और खासकर शिक्षा के अपने मिशन में लगा दी। और देखते ही देखते वो साल भी आ गया, 1898। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है इस कहानी में, क्योंकि इसी साल उनका जो सपना था, शिक्षा को लेकर उनकी जो सोच थी, वो हकीकत बनने जा रही थी। और वो हकीकत क्या थी? वो थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज। जी, एनी बेसेंट ने बनारस में इस ऐतिहासिक संस्थान की नींव डाली। इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि भारत के युवाओं को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ना था। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक इंसान का इरादा, उसकी कोशिश शिक्षा की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। एनी बेसेंट की ये विरासत हमें यही दिखाती है कि एक इंसान की सच्ची लगन सिर्फ कॉलेज की इमारतें नहीं बनाती, वो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ियों का भविष्य बनाती है।